अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें आज गयाना के मकाम पर सेकंड T20 मैच में टकराएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन हम सबके सामने और सभी लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी 11 रुकनी टीम तो छोड़ें, 15 कौन से जाएंगे जो अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड T20 इमारात के मकाम पर खेला जाएगा। ये इमारात और मस्कत भी इसकी मुश्तरका मेजबानी कर रहे। अब पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन सेटल होकर नहीं दिया और यही बात अब तक करते हुए दिखाई दे रहे। अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग जिस तरीके के मसाइल से दो चार है, कई ट्राइयां हम कर चुके, कई लोगों को आजमा चुके। आजम खान को भी हमने ट्राई करने की कोशिश की। आजम खान पिछले मैच का भी हिस्सा थे जब बारिश की नजर हो गया था पहला T20 मैच। आज भी उन्हें खेलना था, लेकिन कल प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेम उनके सर में लगी थी, जिसकी वजह से इतलात यह है कि वो दूसरे और तीसरे T20 मैच में दस्तयाब नहीं होंगे, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज दूसरा और कल तीसरा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होने वाले इस मैच में पाकिस्तान अब उनकी जगह किसको खिलाता है, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। क्या शुएब मकसूद, जिनको आजमाया था, दोबारा वापस लेकर आएंगे बैटिंग को मजबूत करने के लिए? लेकिन एक बात तो तय है कि बाबर आजम और रिजवान आज ओपन नहीं कर रहे। हमारी इतलात के मुताबिक चूंकि शर्जील खान को शामिल किया है, तो शर्जील खान रिजवान के साथ ओपन करेंगे, लेकिन टीम में फखर जमान भी शामिल होंगे। तो फिर क्या पाकिस्तान 5 ओपनर्स के साथ मैदान में उतरेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनके पास ही चलते हैं सीधे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फील्डर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तकरीबन तमाम ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां अंजाम दी क्रिकेट एनालिस्ट कमेंटेटर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ, ठीक किया नसीम, बिल्कुल आपने वैसे ही किया है जैसे कि नॉर्मल करते हैं कि अपना काम जो है ना, यानी अब मैं इसको जो है वो बाउंसर को फेस करूं जो आपने मुझ पे ट्राई किया। लेकिन नसीम बहुत आई थिंक आपके वैलिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये देखें ये वो चीज़ कोई नई नहीं है। आप और मैं जब से हमने क्रिकेट हंगामा शुरू किया है मुसलसल इसके ऊपर सैर हासिल बहस कर चुके हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। ऑब्वियसली आपने टीम मैनेजमेंट को ये काम सौंपा हुआ है कि जी उनकी जिम्मेदारी है कि कौन से 11 खेलेंगे, कौन से 15 होंगे। उनके साथ साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबरान भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो बनाते हैं। हम तो ये देखते हैं कि जो हालात के मुताबिक और जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या आप उनका इस्तेमाल सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक अभी भी देखें, मैं पिछले मैच में जो कि बारिश की नज़र हो गया, मैंने आपको पहले ये खदशा जाहिर किया था कि फ़खर और शर्जील ओपन नहीं करेंगे, यानी शर्जील को ओपन तो कराएंगे लेकिन उनके साथ रिजवान होंगे और फ़खर जो है वो आएंगे नंबर 4 या 5 पे। ये उनका बैटिंग ऑर्डर था। तो मेरी तो अभी भी सिचुएशन या मेरी तो जो थिंकिंग है वो यही है कि नॉर्मल ओपनर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब फीलिंग ये हो रही है कि एट द निक ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपके रेगुलर ओपनर्स ओपन करते हुए नजर आएंगे। सो उस वक्त क्या आप तैयार होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, आपने एक और जो इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, उसमें आपने आजम खान का जिक्र किया। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पे है कि आजम खान अब अगर 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उनकी जगह पे जो भी आज खेलेगा अगर वो कुछ परफॉर्मेंस कर जाता है तो ऑब्वियसली वो चौथे मैच में भी आजम खान को नहीं खिलाएंगे। तो क्या आजम खान को अब हम ये समझ लें कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, बिकॉज अब तो उसके बाद आपके पास हार्डली हैंडफुल ऑफ मैचेस रह जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि उस कॉम्बिनेशन को साथ लेके जाएं जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है। दूसरा एक और इशू जो मुझे नजर आता है कि आपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग की जिक्र की, अभी तक आपने भी ये नाम नहीं लिया कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सरफराज अहमद को आपने किस मर्ज की दवा के लिए वहां पर रखा हुआ है। आप क्या उसको सिर्फ मुसलसल कैरी कर रहे हैं? उसका इतना एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, इतना उसको बैटिंग करने का तजुर्बा है और खास तौर पर T20 में हमने उसको मैचेस फिनिश करते हुए भी देखा है। तो क्या हम ये भी समझ लें कि सरफराज जो हैं वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे बिकॉज उनको तो आपने मौके नहीं दिए। तो क्या सिर्फ ये प्रेशर है जो मीडिया का, जिसकी वजह से आप सरफराज को, इतने एक्सपीरियंस कैंपेनर को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है और उसको नहीं खिला रहे? सो ये वो जो पजल्स हैं, जो सवालात हैं जो मेरे जहन में बहैसियत एक फॉर्मर क्रिकेटर और एज एन एनालिस्ट, और क्योंकि मैं टीम का कोचिंग भी कर चुका हूं और बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का आइडिया है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूं कि अभी तक आपकी जो टीम का थिंक टैंक है
वो अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में लेकर कैसे जाना। अरुण भाई, आपके हेड कोच कह रहे हैं कि हमारे पास 8-9 प्लेयर तैयार हैं और 8-9 प्लेयर का बैकअप भी मौजूद है। तो प्रॉब्लम वाली इतनी बात नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में थोड़े से मसाइल है, उसको दूर करना है। फिर वो कहते हैं कि बॉलिंग भी अप टू दी मार्क नहीं है। मेरे ख्याल है थोड़े दिन के बाद वो शायद खुद कहने पे मजबूर हो जाएं कि ओपनर भी अप टू दी मार्क नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहे। लेकिन अब तक वो ओपनर की जानिब आ नहीं रहे। आपने सरफराज अहमद की बात की, हम भाई सरफराज अहमद तो ऐसा लगता है कि इनकी किसी बुक में ही नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे। जहां उनकी बहुत जरूरत थी साउथ अफ्रीका में, वहां नहीं खिला रहे थे। जहां जिम्बाब्वे में उनकी जरूरत थी, वहां नहीं खिला रहे थे। तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग के तौर पे सरफराज आपके पास मौजूद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरफराज को बैटिंग तो आती नहीं है। वो एक विकेट कीपर है और चूंकि रिजवान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए सरफराज की तो जगह बनती ही नहीं है। तो सरफराज की तो हम बात इसलिए नहीं करते कि इस टीम मैनेजमेंट के किसी पैराए में वो दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। हम इसलिए बात कर रहे होते। अच्छा जी, शुएब मकसूद, और नहीं, इन्होंने थोड़ी ट्राई नहीं की इस टीम मैनेजमेंट ने। अगर आप उठा के देखेंगे, आप शुरू से उठा के देख ले, आप हुसैन तलत आपने खिलाया, इफ्तिखार आपने खिलाया, आसिफ आपने खिलाया, आप दानिश अजीज आपने खिलाया, आप अभी आजम खान आपने खिलाया, शुएब मकसूद आपने खिलाया, सरफराज को ऑन एंड ऑफ आपने खिलाया। तो यार ये फॉल्ट है कहां पर? या तो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम तबाह हो चुका है, कोई एक खिलाड़ी भी अब रिलायबल दिखाई नहीं दे रहा कि एक स्पॉट में हम 8 खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हो। कहा हमारे पास एक स्पॉट के बाद उसी जैसे 2 पीछे होते थे, आज एक स्पॉट पे आप 8 खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं। तो फॉल्ट मैनेजमेंट का आपको लग रहा है या फॉल्ट पाकिस्तान के सिस्टम पे लग रहा है, या आप प्लेयर उस स्टैंडर्ड के नहीं आ रहे? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात को जो आपने शुरू में भी अपने इस जो भी सवाल था उससे पहले किया है रिगार्डिंग मिसबा, उसके स्टेटमेंट्स के बारे में, आप देखेंगे कितना कॉन्ट्रडिक्शन है उनके स्टेटमेंट्स में। कभी वो कहते हैं कि चीजें ठीक हैं, हमारे पास बैकअप मौजूद है, हमारे पास ये भी मौजूद है, फिर वो कहते हैं दूसरे उसमें कि जी हमारी बॉलिंग भी ठीक नहीं है, हमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग में प्रॉब्लम है। अब ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो आपने बाबर और रिजवान की जगह आपने कम से कम शर्जील को तो ओपन में डाल दिया ना। अब आप फखर जमान को नीचे बैटिंग करा रहे हैं। तो मकसद ये है कि आपके कॉल में और फेल में तो फर्क नजर आ रहा है ना। आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अब आपने इतनी इंटरेस्टिंग ये जो जितने सारे प्लेयर्स के आपने नाम लिए, आप मुझे ये बताएं कि सारे प्लेयर्स को इन्होंने ट्राई किया, वो बिग हिटर्स हैं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। अगर 2 छक्के मार के या 3 चौके मार के अगर आप आउट हो जाते हैं 3 बॉलों पे या 4 बॉलों पे, उसके बरक्स अगर आप सामने हमारे सरफराज को रखते हैं, सरफराज अगर 25 बॉलें खेलता है तो वो आपको 35 रन या 40 रन करके देता है, जिसमें 2-2 रन भी शामिल हैं, जिसमें 3-3 रन भी शामिल है और कुछ चौके भी शामिल है, और अल्टीमेटली वो मैच जिता के चले जाता है। सो आप मुझे बताएं ना, एज ए थिंक टैंक, अगर एज ए कोच मुझे कौन सा प्लेयर चाहिए जो मुझे मैच को जिता के ले जाए, या मुझे 3 छक्के मार के और आउट होकर ड्रेसिंग रूम में आके बैठ जाए। देखिए, ये मैं यही कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। आपको इस पैराए में देखना पड़ता है कि आपके मैच विनर्स कौन से हैं। आपके पास बिग हिटर्स तो हैं, लेकिन क्या उन्होंने आज तक आपको मैच जिताए? आप देखें ना कितना अच्छा पीएसएल किया शुएब मकसूद का। आपने अभी तक जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खिलाए, आप देखें कि वो 4 से 5 बॉलें खेलते हैं, 2 छक्के मार देते हैं, 1 चौका मार देते हैं और उसके बाद आउट होकर पेविलियन में आ जाते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास ऐसा प्लेयर मौजूद है और मिडिल ऑर्डर में आप कह रहे हैं कि मैं प्रॉब्लम है, आप उसको एक मौका भी नहीं दे रहे, तो आप मसला ये है कि नुकसान तो आप अपना ही कर रहे हैं ना। टीम मैनेजमेंट का ही कसूर है इसमें सारा। आप किसी और को इसमें कसूरवार इसलिए नहीं ठहरा सकते कि जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास मौजूद है ना। जिन प्लेयर्स के भी आपने लिए नाम, वो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आउटकम क्या है? आउटकम सरफराज वर्सेस द रेस्ट। आप मिला के देख लें, नंबर ऑफ मैचेस उठा लें, पिछले 15 से 20 मैचेस जो सरफराज ने भी खेले होंगे और इन प्लेयर्स ने भी खेले होंगे। आप विनिंग रेशियो निकाल लें कि सरफराज की बैटिंग से उसकी टीम कितने मैचेस जीती और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी बैटिंग से आपकी टीम कितने मैचेस जीती। मेरे सामने तो ये स्टैट सामने पड़े हुए हैं। अगर आप उसको देख लें तो किसी किस्म का ये शायबा नहीं रह जाता कि सरफराज एक अच्छा मैच फिनिशर है। ये ठीक है, मजबूरी आपको ये हो रही है कि 2 विकेट कीपर खिलाने पड़ेंगे ना, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या सरफराज अहमद बुरे विकेट कीपर है?
थ्रू आउट विकेट कीपिंग करते हुए चले आ रहे हैं। आप तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एज ए सेकंड विकेट कीपर आपको प्रैक्टिस के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि सरफराज को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हारून भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं जरा। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर 2-3 पॉइंट्स हारून भाई ने रेज किए कि सरफराज अहमद अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सरफराज अहमद क्यों जगह नहीं बना पा रहे। इसमें पसंद नापसंद है, हटदर्मी है टीम मैनेजमेंट की कि नहीं ये नहीं खेलेगा, या कोई और चीज है, आखिर है क्या? अगर आपसे टीम अब तक सेटल होके नहीं दे रही और फिर आप ये बात कर रहे हो कि टीम बेहतर हो जाएगी, हमारे पास 8-9 प्लेयर्स मौजूद हैं, हमने ढूंढ लिए हैं, उनके हमारे पास रिप्लेसमेंट भी मौजूद है, तो भाई वो है कहाँ पे, ये भी तो बताया जाए ना। एक ब्रेक लेते हैं तो वापस आते हैं। क्या टीम मैनेजमेंट एटलीस्ट इसके लिए तैयार हो गई कि बाबर आजम 3 पे खेलेंगे, शर्जील ओपनर आ रहे, क्या आने वाले वक्त में रिजवान भी नीचे आ जाएंगे और उनकी जगह फखर ऊपर आएंगे? पूछेंगे हारून भाई से एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रात 8 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें गयाना के मकाम पर सीरीज के दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल होंगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने कॉम्बिनेशन की तलाश में है और माहिरीन ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब तक राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट के फार्मूले पर नहीं जाएगी, यानी कि जो जेन्युइन है, जो स्पेशलाइज्ड जिनका जॉब है, आप जब तक उनकी जानिब नहीं जाएंगे, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसी तरीके से स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी और अपने दुरुस्त कॉम्बिनेशन की तलाश में ही मगन रहेगी। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब टीम मैनेजमेंट को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट जो लोग बात कर रहे थे कि दोनों सीम ओपनर हैं, रिजवान की बात कर लेते हैं, बाबर आजम की बात कर लेते हैं, इनके साथ आप T20 में नहीं जा सकते। टीम मैनेजमेंट को एटलीस्ट इतना ख्याल तो आया कि एक को रिप्लेस किया जाए। इतलाक के मुताबिक बाबर आजम 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। अरुण भाई भी 3 नंबर पे खासी बैटिंग करते थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ शो का हिस्सा है। अरुण भाई 3 नंबर पे तो आपने भी बैटिंग की है। हाँ देखिए, 3 नंबर बेसिकली अगर आप बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि देखिए वो आए थे, जब स्टार्ट किया उन्होंने अंडर 16 में, तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन आए थे और उनको जो ओपनिंग बैट्समैन होता है वो नंबर 3 पे भी जाना उसके लिए कोई इशू नहीं होता। तो मुझे तो इससे कोई एतराज़ नहीं है कि बाबर आजम अगर नंबर 3 जाते हैं और शर्जील को ये मौका दे रहे हैं, इट्स ए गुड मूव। इसमें किसी किस्म की मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जिससे कहे कि वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। मेरा उसमें मकसद ये है कि ये चीज़ जो है, जो अब उनको ख्याल आया, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर अभी भी, क्योंकि देखिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर रिजवान आइंदा के 3 से 4 इनिंग्स या 5 इनिंग्स में फेल हो जाते हैं तो आप अल्टीमेटली क्या होगा आपके ज़हन में आएगा, नहीं यार रिजवान को नीचे ले जाते हैं और हम फखर जमान जो हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन मौजूद है उसको हम ऊपर ले आए। लेकिन अब इस जगलिंग में जो अब ये रीशफलिंग हो रही है बैटिंग ऑर्डर में, आप प्लेयर्स के माइंड से खेल रहे हैं। प्लेयर्स जो है ना वो कॉन्फिडेंट फील करता है अपनी एक सर्टन पोजीशन के ऊपर, और वहां अगर वो 1-2 इनिंग फेल भी कर जाए तो उसी जगह पे पोजीशन पे जाके वो अपने रन्स कर लेता है। रिजवान नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में है और बड़े अच्छा वो बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और वो अच्छा स्टार्ट भी देते हैं। लेकिन क्या मिडिल ऑर्डर में फखर जमान वो रोल प्ले कर सकेंगे जो एज एन ओपनिंग वो प्ले करते हैं, जो कि एक डिबेटेबल डिस्कशन है, और टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि वो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको नीचे ले आए। तो इशू तो अभी भी है और आइंदा भी रहेगा। अब जो आप बहुत हद तक अगर आप वेस्ट इंडीज की कंडीशंस देखें, जो प्लेइंग कंडीशंस है वो मिलती जुलती नजर आ रही हैं हमें जो अबू धाबी में या यूएई में जो कि वर्ल्ड कप होना है, गो के ये पिचेस तो और भी ज्यादा खराब है, हो सकता है यूएई की पिचेस थोड़ी सी बेहतर हो। सो स्लो ट्रैक्स पे पाकिस्तान को अपने इस कॉम्बिनेशन को आप देख रहे हैं, 3 स्पिनर भी वो खिला रहे हैं, तो ये बाकी सारी चीजें ठीक है। मुझे सिर्फ इनके बैटिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका ऑर्डर है ना, उसमें थोड़ा सा इशू है कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट के ऊपर इनको वो चेंज करना पड़ जाए। आपको क्या लगता है करना पड़ेगा बिफोर वर्ल्ड T20? आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरे अपने नजदीक तो करना पड़ेगा, लेकिन ये इतने ज्यादा इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि उस मोड में है कि रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग में हमें उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको नीचे नहीं लेके जाना चाहिए,
क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि एक बैट्समैन जब किसी खास नंबर पर रन्स करने शुरू हो जाता है, रिजवान भी यही चाहता हो कि मैं ओपन में मेरी अच्छी फॉर्म लगी हुई है तो मुझे ओपन ही जाने दें, और वो अपना रोल अच्छी तरह निभा रहा है। लेकिन अगर वो नहीं वहां, अगर वो अच्छा कर रहा है तो फिर आप एक ओपनर को बाहर बैठाएं, फिर आप उस ओपनर को मिडिल ऑर्डर में ना लेके जाएं, फिर जो आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन्हीं से ही वो काम लेना जो आप उनसे लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका जॉब है। अब कल को फखर जमान फेल हो जाते हैं, 4 से 5 मैचेस में इल्जाम उनके ऊपर आ जाता है जी कि आपकी वजह से मैच हार गए, ये हो गया, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा देखिए जी, मुझे तो टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि आपको मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं, जबकि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, मैं तो टीम मैनेजमेंट के कहने पे मैंने नीचे आके बैटिंग की, मैं नहीं चल सका, तो मैं क्या कह सकता हूँ? सो यू नो, इस किस्म की पाकिस्तान पॉइंट देखिए ना, आप फखर को भी खराब कर रहे हैं। जिस नंबर पे आप बैटिंग करा रहे हैं, आप फखर को जो वो खेल सकते हैं, जिनसे हम जो फवायद हासिल कर सकते हैं, आपने फखर को वही बना दिया है कि 2 छक्के मारो और आउट होकर आ जाओ। तुम्हारा काम सिर्फ यही रह गया है, बजाय इसके कि तुम पूरी बारी रो। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि क्रिकेट में चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, पार्टनरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉलिंग में भी अगर अच्छी पार्टनरशिप होती है, दोनों एंड से अगर प्रेशर डेवलप करते हैं, तो सामने वाली टीम ज्यादा प्रेशर में होती है। तो ये जो पार्टनरशिप की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसको अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली होगी कि आप इस सीरीज में अगर ट्राई नहीं कर रहे तो फिर कब करेंगे? वही एंड ऑफ द डे बात कर रहे हैं। अब ये जो पार्टनरशिप की बगैर हम इस पार्टनरशिप का ध्यान नहीं कर पा रहे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई समझाने वाला शायद दिखाई नहीं दे रहा कि पार्टनरशिप के थ्रू अगर जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ नसीम, ये देखो, ये जो आप बात कर रहे हो ना, अभी आपने फखर जमान के मुतालिक जब बात की, देखिए फखर जमान अगर एज एन ओपनिंग बैट्समैन जाके 2 से 3 छक्के मार के आ जाता है तो वो नुकसान नहीं देगा। वेयर एज अगर वो मिडिल ऑर्डर में जब पाकिस्तान को मैच जीतना है और 8 से 9 रन या 10 रन का आपको आस्किंग रेट है, आपने 10 रन बनाने हैं एक ओवर में, वो 2 छक्के मार के आउट होके अगर वो आ जाता है तो ज्यादा नुकसानदेह होगा नीचे, बिकॉज वहां ऐसा बैट्समैन चाहिए जो वो वहां फिनिश करने वाला प्लेयर हो, जो आपको 1 रन भी लेके दे, 2 रन भी ले, 3 भी ले, और उसके बाद जब मौका लगे तो छक्का भी लगा ले और चौका भी मार दे। फखर जमान बेसिकली पावर हिटर है, उसको उस वक्त ज्यादा एडवांटेज है जब सिर्फ 2 फील्डर सर्कल से बाहर हो, तो वो आपको ज्यादा फायदा दे सकता है। वेयर जब 5 फील्डर सर्कल से बाहर होंगे तो कोई भी एक मिस हिट वो किसी ना किसी फील्डर के हाथ में जाएगी, और होगा क्या कि जब T20 में आपकी विकेट्स गिरती हैं तो प्रेशर आपकी बैटिंग पे आता है, क्योंकि जैसे विकेट्स गिरती हैं, क्योंकि वो डॉट बॉल्स होती हैं, आपका आस्किंग रेट बढ़ जाता है, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 17 हो जाता है। तो फिर वो जो नीचे आने वाले बैट्समैन है उस मोमेंटम को ले नहीं सकते, और वो आस्किंग रेट को जो है वो सही तरीके से अपने काबू में नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इशू आता है कि क्यों जो सही प्लेयर्स हैं उनको उन्हीं नंबर पे जाना चाहिए, और पार्टनरशिप ही तो आपको लेके चलती हैं आगे। आप अगर एज एन ओपनिंग बैट्समैन हो या ऐसे बॉलर्स आप पेयर में बॉलिंग कर रहे हो, तो ये पार्टनरशिप ही है ना। आपके 2 बॉलर्स दोनों तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, एक आध विकेट ले लेते हैं, 3 से 4 ओवर में 2 विकेटें आपको मिल गई, आपका फायदा हो गया। इसी तरह जब बैट्समैन एज ए पार्टनरशिप डेवलप करते हुए जा रहे होते हैं, 5 ओवर में उन्होंने 40 रन कर दिए, 50 रन कर दिए, अपना जॉब पूरा कर लिया, एक आध विकेट गिर गई, दूसरे ने आगे उसी मोमेंटम को लिया और लेकर आगे चल पड़ा। सो यही तो वो चीज जो मिसिंग लिंक पाकिस्तान की टीम में नजर आ रहा है, वो यही है मुझे। भाई एक बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है तो सामने वाला भी अगर स्ट्रोक प्लेयर होता है, वो भी एक होता है कि मैं भी सेम जरा जाके दिखाऊं, क्योंकि दोनों का मोमेंटम दोनों कायम करने की कोशिश करते हैं कि मोमेंटम के साथ खेलें, और वो मोमेंटम हमें शर्जील और फखर की सूरत में मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इस जानिब नहीं जा रही है। वो किस जानिब जा रहे हैं? अल्लाह करे उसी जानिब जाएं कि जहां पर इसको हमको खुशियां मिले, हमारी क्रिकेट की बेहतरी हो। अल्लाह करे कि उस जानिब जाए, लेकिन बहैसियत एक्सपर्ट हारून रशीद साहब के जो तबसरे होते हैं, सिर्फ हारून रशीद साहब नहीं बल्कि अगर आप पाकिस्तान भर में देख लेंगे तो फिर जितने हमारे मायनास टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा वो खौफ स्टार्ट में नहीं होता जो सारी दुनिया का खौफ होता है कि सामने वाले बैट्समैन 6 ओवर में क्या कुछ कर देंगे। हम अब वो खौफ ऑटोमेटिक खत्म कर देते हैं कि जब जिनका खौफ है हम उन्हें 5 नंबर पे खिला रहे होते हैं या हम उन्हें खिला ही नहीं रहे होते। तो हम कॉम्बिनेशन किस अंदाज से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो हारून रशीद साहब से पूछेंगे आजम खान नहीं है तो फिर उनकी जगह किसको खिलाना चाहिए। शुएब मकसूद मजबूत कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले T20 मैच में देखा था कि स्लो रन बहुत इफेक्टिव थे, बैटिंग इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही थी। क्या फहीम अशरफ इजाफा बेहतर हो सकते हैं इस जगह पर?
बात करेंगे अरुण भाई से ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद गयाना में शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे T20 मैच पर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज 5 मैचों पर मुश्तमिल थी। एक मैच ऑलरेडी कम हो चुका है। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था जब सिर्फ 9 ओवर का मैच था और वेस्ट इंडीज की टीम ही बैटिंग कर सकी थी। लेकिन एक चीज जरूर देखी थी कि यह पिचेस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यहाँ पर वैरायटीज बहुत काम कर रही है और हसन अली की वैरायटीज हमने जैसी देखी थी वो बहुत इफेक्टिव थी। खासे मुश्किल बने हुए थे। वसीम जूनियर जिनका डेब्यू हुआ था वो भी अच्छी गेंदें करते हुए दिखाई दिए थे। हारून रशीद साहब गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, हमने जो पिछला कॉम्बिनेशन मैदान में उतारा था उसमें आजम खान टीम का हिस्सा थे, अब आजम खान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आप क्या समझते हो इस स्पॉट पे शोएब मकसूद को दोबारा लाके फेंक किया जाए या फिर जिस तरीके की पिचेस है यहाँ पर हम फहीम अशरफ की सूरत में बॉलर का भी इजाफा कर सकते हैं? इसमें नसीम 2-3 चीजें देखनी होगी। अगर आपको मैं गयाना की जिस पिच पे या जिस ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं इसमें सबसे जो एवरेज स्कोर है वो 130 रन है, तो जो साफ जाहिर करता है कि जो पिच है वो स्लोअर साइड पे है, नीची रहती होगी, बॉल स्पिन भी होती होगी। और जैसे आपने कहा कि हमने पिछले मैच में ही कहा था कि हसन अली जो है वो काफी इफेक्टिव साबित होंगे, उनके पास स्लो डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं क्योंकि बहुत लेट बॉल को छोड़ते हैं जिसकी वजह से बैट्समैन को नहीं पता लगता कि कब वो स्लो डिलीवरी कर रहे हैं, कब वो तेज बॉल करते हैं। तो हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बाकी बॉलर्स ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। 3 स्पिनर्स इनके पास हैं जो कि दूसरा जो मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट इसमें यहाँ बताऊं कि पिछले मैच में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज ने 28 डॉट बॉल्स खेली थी, यानी 54 बॉलों में से 28 डॉट बॉल्स खेली थी और 24 बॉलों के ऊपर उन्होंने 85 रन बनाए थे। तो जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि वो पावर हिटर्स हैं। अगर आप 26 बॉलें देखते हैं तो 4.2 ओवर्स में उन्होंने 85 रन बनाए थे। तो उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोकनी होगी पाकिस्तान को वो उनकी ये बिग हिटिंग है। अगर वो आधे ओवर में भी अगर वो हिटें मारने में कामयाब हो जाते हैं तो अगर आप देख लें जिस रेट से वो जाते हैं तो 150 तो लगना या 160 लगना बोर्ड के ऊपर तो कोई वो नहीं है। दूसरी चीज गयाना में टीम जो पहले बैटिंग करती है ज्यादातर जो एवरेज है जीतने की तनासुब जो है वो उस टीम का है जो पहले बैटिंग करती है, क्योंकि सेकंड टाइम ये पिच और खराब हो जाती है और काफी लो रहता है बॉल इसके ऊपर, तो हिट नहीं लगते। तो टीम 27 पे भी आउट हो गई है, कभी 26 पे भी 46 पे भी आउट हो गई भी है यहाँ पर। तो पिच को इतनी अच्छी वनडे या T20 के लिए मुझे नजर नहीं आ रही। अब जो रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर देखना ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वहां बारिश के चांसेस नजर आ रहे हैं, 40% रेन है। सो अगर तो मैच इंटरप्ट होता है और उसके ओवर्स कम हो जाते हैं तो उस वक्त प्रॉब्ली आपको बिग हिटर की जरूरत होगी। अगर आजम खान को रिप्लेस करना है तो आपको कोई शोएब मकसूद जैसा ही बैट्समैन चाहिए होगा। अगर मैच पूरा होता है तो मैं यहाँ फील करूंगा क्योंकि यहाँ पर गेंद फंस के आएगा, स्पिन होगा, तो आपको ज्यादा फायदा दे सकेगा सरफराज, क्योंकि वो इस किस्म की पिचेस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं, स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो तो हिट ही मारेंगे ना, अगर वो सही टाइम नहीं कर सके तो फील्डर के हाथ में चली जाएगी बॉल। वेयर एज सरफराज जो है, इसलिए मैं ये देखना होगा कि बारिश के कितने चांसेस हैं। अगर तो बारिश है, शॉर्टर वर्जन का गेम हो जाता है और ज्यादा आपके ओवर कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको बिग हिटर चाहिए। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई खास तब्दीली मैं नहीं समझता, सिर्फ ये कि शाहीन शाह अफरीदी को और ज्यादा स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। शाहीन काफी तेज बॉलिंग की, हालांकि एक पहला ओवर बड़ा अच्छा किया था, बाद में आगे जब आखिरी ओवर में पोलार्ड ने उनको 2-3 छक्के भी मार दिए, चौका भी मार दिया, जिसकी वजह से स्कोर जो है 85 रन का हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आज बैटल नजर आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम इस मैच को लेती है। पिच ऑब्वियसली अभी तक तो हम स्टैट्स पे जा रहे हैं, आज पिच कैसी बनी हुई है, क्योंकि एक आध मैच में 170-80 रन भी हुए हैं इस पिच के ऊपर। अगर तो पिच अच्छी बनी हुई है, फर्म रोल हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बारिशें हो रही है यहाँ पर, आउटफील्ड भी थोड़ी सी स्लो होगी और पिच भी मेरा ख्याल इतनी फर्म नहीं होगी, तो मैं यही फील करता हूँ कि 150-60 के लगभग जो है ना यहाँ पर विनिंग स्कोर होना चाहिए। अनबी, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? जैसे आपने बात की कि जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि जिसने पहले बैटिंग की उनकी कामयाबी का तनासुब ज्यादा है, क्योंकि दूसरी इनिंग में पिच खराब हो जाती है। लेकिन आपने सबको पता है 40% बारिश के चांसेस मौजूद है
तो ऐसे में पहले फील्डिंग करना ज्यादा मुनासिब होगा यहाँ पर, अगर वेदर कंडीशन देखते हुए। यूजुअली इसमें नसीम ये होता है कि जब इस किस्म के जब बारिश का जैसे मौसम हो और उसके आने के चांसेस हो और बीच में वक्फे वक्फे से होना हो, तो पहले बैटिंग थोड़ी सी नुकसानदेह साबित हो जाती है इस सेंस में कि आप एक मोमेंटम लेके चलते हैं और एकदम बारिश हो जाती है, वापस आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, दोबारा आपको वो मोमेंटम लाना पड़ता है कि फ्रॉम द बॉल वन जब आप फेस करते हैं आफ्टर एन इंटरप्शन। लेकिन सेकंड बैटिंग का ये फायदा हो जाता है कि आपने दूसरी टीम को पहले डाल दिया, ताकि आपको पता है कि इसने इतने रन बना लिए, सर्टेन नंबर ऑफ ओवर्स में 11 ओवर का मैच हो गया या 9 ओवर का हो गया या 13 ओवर का हो गया, फिर मैच आपके हाथ में रहता है कि जी आपकी बैटिंग उसके मुताबिक आप रन चेस करने के लिए जाते हैं। और अगर उसमें आपके पास क्योंकि एक चार्ट मिल जाता है आपको जो डकवर्थ एंड लुइस का, आपको पता होता है कि हर ओवर में कितने रन पे आपने पहुंचना है और कितनी विकेटें आपकी गिरनी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में टीमें सेकंड टाइम बैटिंग करना प्रेफर करती हैं जब मौसम की इंटरप्शन वाली बात सामने आए। तो कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के ये मैचेस और होने चाहिए? जिस तरह एक मैच ऑलरेडी कम हो गया, एक मैच हमारा बारिश की नजर हो गया, तो जो कॉम्बिनेशन हमने बनाना है बिफोर वर्ल्ड T20, एक एक मैच का मुकम्मल होना कितना इंपॉर्टेंट है हारून भाई? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर तो इनकी सारी की सारी जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है वो सारी तो खत्म हो जाएगी ना। फिर आप जिन प्लेयर्स को आप यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहे थे या उनको आजमाना चाह रहे थे, जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा और अगर मैचेस ही नहीं हुए तो आप बताए ना, तो वो तो बगैर खेले हुए ही ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स तो नहीं है, आपके पास नए प्लेयर्स हैं। आजम खान फॉर इंस्टेंस अगर ये सीरीज नहीं खेलता तो आप मुझे बताएं कि क्या आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो होम कंडीशन में आएगी आप वहां उसको ट्राई करेंगे? वहां तो आपके पास वो टीम होनी चाहिए कि अब जब नेक्स्ट आपकी जो 2 से 3 सीरीज बाकी हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, वो तो आपका वो स्क्वाड खेलेगा जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। सो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि ये जो मैचेस वेस्ट इंडीज के हैं ये सारे होने चाहिए। गयाना में ये बाकी 2 मैचेस होने हैं जो भी रह गए हुए हैं, और वहाँ मौसम आपको नजर आ रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश के चांसेस हैं नेक्स्ट वीक में भी। तो लेट्स होप, हम तो होप करते हैं कि आज भी बारिश ना हो और मैच पूरा हो, ताकि पाकिस्तानी टीम को पूरी प्रैक्टिस मिले और वो अपना जो भी थिंक टैंक ने जेन ने बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन और आजमाना चाह रहे हैं जिन प्लेयर्स को, उनको आजमाएं ताकि इनको आगे आसानी हो टीम को सिलेक्ट करने में वर्ल्ड कप के लिए। थिंक टैंक का कॉम्बिनेशन है क्या? मेरे ख्याल शायद अब तक थिंक टैंक को ही नहीं पता है। जितनी चेंजेस वो करते हैं और जिस रैपिडली वो चेंजेस करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस किस पर है, किस पर नहीं है, उन्हें ही पता नहीं है। कभी ओपनर्स बदल रहे होते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बदले रहे होते हैं, कभी बॉलिंग डिपार्टमेंट एकदम से चेंज हो जाता है, कभी किसी ऑलराउंडर को खिला रहे होते हैं, कभी किसी स्पिनर को खिला रहे होते हैं। हमारी काश के हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, जो हमारी थिंक टैंक है, उसका एक दिमाग बन जाए कि बस ये 11 है, हम इनके साथ जाएंगे। क्योंकि हमारा तो दिमाग नजीम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेचारे थिंक टैंक तो अपना प्लान पूरा करके उन प्लेयर्स को आगे भिजवा देते हैं। वो प्लेयर्स हैं जो उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो तकिया किए हुए हैं, यानी आप जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस कर रहे हो, जिनको आप पसंद करते हो, उनको आपने भेज दिया कि जी ये हमारे फ्यूचर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। अब अगर वो प्लेयर ही ना कुछ करके दे तो वो थिंक टैंक क्या करेगा? आप मुझे बताओ ना नसीम। अगर सवाल तो हाँ हारून भाई, कहीं ना कहीं थिंक टैंक के हवाले से इसलिए सवाल होगा कि कम से कम 11 में से 7 तो परफॉर्म कर रहे हो, 11 में से 7 तो आपके पक्के हो। अगर आप 7 भी पक्के नहीं कर पाते, कि 4 चलो आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ में आता है भाई आप इतने मुश्किल में, लेकिन अगर 7 भी पक्के नहीं है तो थिंक टैंक से सवाल तो किया जाएगा हारून भाई। हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली तो जवाब उन्होंने ही देना है। आप जो पक्के की बात कर रहे हो तो मेरे नजदीक तो सिर्फ बाबर आजम, आपके रिजवान और शाहीन शाह और हसन अली, मेरे ख्याल ये 3-4 प्लेसेस ही मुझे नजर आती हैं जो कि इस वक्त मजबूत हैं 11 में आने के लिए। बाकी तो सब मेरे ख्याल ट्रायल्स पे ही हैं। नहीं, आपने ड्रेसिंग रूम की 2 और मजबूत सीटों की बात नहीं की, वकार और मिसबा। टीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूँ। तो फिर पक्के हैं। थिंक टैंक की बात कर रहे हो ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हीं की तो सोच है जिसके बाद ये चीजें आप देख रहे हैं, जिसको कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स जिनको वो डिपेंड कर रहे हैं, जिनके ऊपर वो कॉन्फिडेंस अपना दे रहे हैं, वो प्लेयर्स उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
हैदर अली ने डिसअपॉइंट किया, शुएब मकसूद को बड़े उससे लेकर आए कि जी बड़े रन्स किए हुए इसने पीएसएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने फेल किया। आजम को लेकर आए, आजम ने जिस तरह 2 मैचेस खेले हैं वो कोई इतना ज्यादा मुझे तो इम्प्रेसिव नहीं नजर आया, बदकिस्मती से उनको बॉल लग गई, सही मानों में वो पूरी तरह उनको परखा भी नहीं गया। अब अगर ये सीरीज उनको नहीं मिलती तो आगे क्या सिलसिला होगा इसका मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपके जो सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो वेट कर रहे हैं वो शुएब मलिक हैं, वो वहाब रियाज हैं। कई लास्ट मोमेंट में जो सीरीज आ रही है, हाँ मोहम्मद आमिर भी वो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं जो आप देखेंगे कि आइंदा अगर आपके पास जो सीरीज है वर्ल्ड कप से जाने से पहले अगर आपके ज़हन में आते तो उनको भी ट्राई करके आप फिर देखना पड़ेगा आपको। और वो ये है कि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर दें और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो वर्ल्ड कप में, ये भी हो सकता है। और भाई आपकी शादाब साइड थे, अम्माद साइड थे, आपके हसन अली तो चले इंजरी हो गई थी, फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कम बैक कर लिया, आपके फहीम अशरफ साइड थे, इन लोगों को हमने टीम में साइड देखा था। वो तमाम के तमाम कोई टीम में इन होता है, कोई बाहर होता है, क्या हुआ, किस तरह उनको यूटिलाइज किया गया। सरफराज के दौर में ये तमाम के तमाम ऐसा लगता था परमानेंट मेंबर बन चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और उस वक्त ऐसा जरूर लगता था हारून भाई कि आपके 9 से 10 प्लेयर जो है वो तैयार है, कोई एक आधी रिप्लेस होगा। अब एकदम से 5 और 6 का फर्क पड़ चुका है। तो वो जो एक फैसला था सरफराज को हटाना, मिसबा को लगाना, मेरे ख्याल कॉस्ट कर गया पाकिस्तान क्रिकेट को। मेरे अपने नज़दीक आई थिंक थोड़ा सा मुझे यहाँ ज़रूर नज़र आया कि जो सरफराज हैं प्रॉब्ली T20 की कप्तानी तो उनसे नहीं लेनी चाहिए थी। ऑब्वियसली उसका भी आप ये नुकसान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि जब नई टैंक आई, ऑब्वियसली जब मिसबा को आपने चार्ज दिया तो मिसबा ने तो अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी ना। जो सरफराज था वो तो आपका जो पुराना कोच था मिकी आर्थर, उसकी मुताबिक से ये सारे चल रहे थे ना। जब नया कोच और नई सोच आई तो उन्होंने अपने हिसाब से किया, उन्होंने कप्तान भी चेंज करवा दिया। सो उसका डेंट तो पड़ा। और जैसे आपने कहा इसमें कुछ प्लेयर्स बीच में अनफिट भी हुए, जिसमें आप देख लें, अगर आप शादाब की बात कर रहे हैं, आप इमाद की बात कर रहे हैं, अगर आप फखर जमान की बात करते हैं, तो ये तमाम वो प्लेयर्स है, हसन अली की आप बात करते हैं, तो ये वो प्लेयर्स थे जो अनफिट होकर टीम से बाहर हो गए। और जब वो काफी देर बाहर हो गए तो कॉम्बिनेशन में काफी प्रॉब्लम्स आई। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स जो मिसबा को फेस करनी पड़ी वो ये भी थी। और आप देख रहे हैं कि जो मजबूत जो पोजीशंस थी वो भी अब टीम में बगैर खेले में वापस आ गई ना। अब हारिस सोहेल भी तो बगैर खेले हुए टीम में वापस आ गए थे, अनफिट हो गए, वापस आए, लेकिन फिर बाहर चले गए। सो ये वो इश्यूज हैं जो कि मेरा ख्याल है सही तरीके से एड्रेस नहीं किए गए। 3 मैच बाकी हैं, कौन फेवरेट है इस सीरीज में? मैं इसको देखें जो देख रहा हूँ, जिस तरह की मुझे वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग नजर आई वो ज्यादातर छक्कों पे, क्योंकि मैच रिड्यूस हुआ होता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज खेलती ही ऐसे है क्योंकि वो उनको चाहिए थोड़ा पेस वाली बॉल आए ताकि वो उसको हिट मार सके। पाकिस्तान अगर अपने आप को थोड़ा सा स्लोअर ट्रैक पे रखे, यानी उनके फास्ट बॉलर भी बहुत ज्यादा पेस से बॉलिंग ना करें और स्लोअर डिलीवरीज का ज्यादा इस्तेमाल करें और स्पिनर्स अपना रोल प्ले करें, तो ये वेस्ट इंडीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉल तो छक्का नहीं लगेगा। और कैचेस जैसे लास्ट हमने देखे 9 ओवर्स में सारे के सारे कैचेस बाउंड्री लाइन पे हुए, तो पाकिस्तान का चांस तो मुझे नजर आता है, लेकिन ये भी उस सूरत में कि क्या उसी पिच के ऊपर जहां पर गेंद लो रह रहा है, स्पिन हो रहा है, पाकिस्तानी बैट्समैन क्या जो बैट फॉर्म लेके चले हुए आ रहे हैं, क्या वो मेकअप कर लेंगे इन 2 मैचेस में? ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, जहां पर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं करता पाकिस्तान की टीम के ऊपर कि वो इन मैचेस को हम उसको फेवरेट करा दें। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान की टीम को। दोनों टीमें जो हैं वो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा एज ये है कि वो उनके पास बहुत ज्यादा पावर हिटर्स हैं, वो कम ओवर्स में भी जो है वो कम से कम 125, 30, 40 रन तो बना ही जाएंगे आउट होते होते भी, क्योंकि 9-10 नंबर पे तो उनका ब्रेवो आता है बैटिंग करने। सो बैटिंग पावर हाउस है वो। पाकिस्तान की बैटिंग में 2 या 3 के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, तो ओवरऑल तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी मजबूत तो नजर नहीं आती, लेकिन कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए पाकिस्तान को इस सीरीज में जीतना चाहिए। और भाई और भी कई सारे डिबेटेबल इशू है, सिर्फ यही नहीं है, और उन पे डिबेट हमारी जारी रहेगी। आज आपसे इजाजत लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, हारून भाई के सजेशंस भी आपके सामने आ गए होंगे। जाहिर है इतना एक्सपीरियंस उनका है और जिन चीजों पर वो बात करते रहे हैं
वो आपके सामने है। हसन अली के बारे में उन्होंने कहा था कि इन पिचेस पे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हमने देखा हसन अली खासे इफेक्टिव दिखाई दिए पहले मैच में। उन्होंने बात की कि आपको अपने जेन्युइन ओपनर्स के साथ जाना चाहिए, ऐसे ओपनर्स जो इस फॉर्मेट के लिए खासे सुइटेबल भी है। उनमें से एटलीस्ट एक की जानिब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक आ गया कि शर्जील रिजवान के साथ इनिंग का आगाज करने जा रहे। हो सकता है आने वाले वक्त में फखर जमान भी अपनी प्लेस पर पहुंच जाए जो उनकी जगह है। जिसकी जो जगह है वो अगर वहां पर होगा तो फिर ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। लोग यही बात कर रहे हैं कि चूंकि मिसबाह-उल हक ने कोचिंग नहीं की थी तो ये जगह उनकी थी नहीं, लेकिन वो इस जगह पर आ गए। अगर इस जगह पर वाकई में कोई क्वालिफाइड या कोचिंग का एक्सपीरियंस रखने वाला शख्स होता तो फिर ज्यादा फर्क पड़ता। लेकिन वक्त के साथ मिसबाह-उल हक सीख रहे होंगे और कितना टाइम चाहिए होगा उन्हें सीखने के लिए। तमाम अथॉरिटी उन्हें मिल गई, अब उन्हें कई साल हो चुके हैं, तो अब सीख जाना चाहिए और अपने कॉम्बिनेशन को बना लेना चाहिए। बजाय इसके कि हम रोज बैठ के बात कर रहे हो कि मिसबाह-उल हक साहब, वकार साहब, आपने करा क्या, ये पाकिस्तान का थिंक टैंक कर क्या रहा है। विश यू वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। आज आप दूसरे T20 मैच में मध्य मुकाबिल होंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ। हम सबकी दुआ है ग्रीन शर्ट्स छा जाए और शाहीन की परवाज बहुत बुलंद हो। नसीम राजपूत की आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कल तीसरा T20 मैच है। जब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और हारून रशीद साहब को। अल्लाह निगहबान।